नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में और हिंदू धर्म में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है तो वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने के वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्तु वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। ये श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल श्रावण माह की पूर्णिमा 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। इसको लेकर ज्योतिषों ने साफ कर दिया है कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। दरअसल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाने की परंपरा है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल ये तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है। आइए जानते हैं कब है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय भाई का चेहरा पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। सबसे पहले बहनें अपने भाई को रोली अक्षत का टीका लगाएं, फिर घी के दीपक से आरती उतारें। उसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की दाहिने हाथ पर राखी बांधें। आप सभी दर्शकों को हर खबर की तरफ से रक्षाबंधन के ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आपसी स्नेह व विश्वास की डोर सदैव मजबूत रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो रक्षाबंधन की त्योहार मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाई और बहन के अटूट प्रेम के इस पावन पर्व की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि भाई बहन के इस पावन और अटूट प्रेम पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इससे पहले सदन में राज्य में अनुसूचित जाति और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं। निर्णय आने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है कि रोहतक में मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा में 2 बातें और सही थी। साथ में मैंने कहा था कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है
उन दोनों को मिला करके जो केंद्रीय स्तर पर जिस तर्ज पर ये क्लास ए और बी का पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, वैसा हम करेंगे। अब इसलिए ये बनी है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें एक निर्णय तो ये किया है कि पदोन्नति जो है इसमें आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन एक विषय उसमें है कि दो निर्णय कुछ हुए हैं पहले से, कोई जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा, यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा, कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये दो निर्णय अलग अलग हुए हैं। इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है। एक तो क्लास या ग्रुप एज ए होल, उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है, कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यह निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है, यदि वो पॉजिटिव आती है, हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई, उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, 17/8 उसकी डेट लगी हुई है अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अपने वक्तव्य में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार श्यामला दे की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर रही है। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, मलकियत में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ श्यामलात दे भूमि के इंतकाल निजी लोगों के नाम पर हो रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत को नगर पालिका से पंचायत में बदलने से पहले वहां के लोगों से राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पंचायत को बिना निर्णय के किसी भी नगर निकाय में शामिल या बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार की बांस, बाढ़ड़ा और हंसवास और आदमपुर आदि पर जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सामान्य स्कूलों की शिक्षा मौजूदा प्रक्रिया की तरह चलती रहेगी, लेकिन सरकार के 500 मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का लक्ष्य लिया है। इनमें 138 स्कूल खोले जा चुके हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया, साथ ही जनता के मुद्दे उठाने का समय भी नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जितना सर मांगा था, ये 3 दिन चलाया। ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा, उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था सेशन को। लेकिन इनकी मेजोरिटी है, कानून व्यवस्था है, हर चीज पता है, कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर मुद्दा है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, लिस्ट ऑफ बिजनेस नहीं होता। अपोजिशन को बोलने का समय देते नहीं, सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार कर, चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आप लोकल समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में डूशी के एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। ये 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि देश के अन्नदाताओं को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पानीपत में इंडियन ऑयल का दूसरा जनरेशन 2G का एथेनॉल प्लांट अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इससे मोटर स्पिरिट पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए सालाना 2 लाख टन धान के भूसे पराली का उपयोग करके 2 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न होगा। भारत में वेस्ट टू वेल्थ के प्रयासों का एक नया अध्याय जुड़ेगा। ये एशिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पराली जो खेतों में चलाई जा रही थी अब फीड स्टॉक के रूप में उपयोग की जाएगी। ऐसा है कि मैं इसको डिटेल में जाने से पहले पराली की एग्रीगेशन, जहां पराली अलग अलग स्थान पे से कलेक्शन होगा, उसमें एग्रीगेशन के लिए कुछ पैसा लगेगा। उसको हम राज्य सरकारों के साथ बात करके और तय करते हैं। इंटरैक्शन के दौरान बताया कि 4 ऐसे और प्लांट लगने वाले हैं, बठिंडा में, हनुमालागिरी में, कर्नाटक में, हनुमालीगढ़ में। तो हर एक जगह जो लोकल स्थिति होगी, देखिए अल्टीमेटली पराली तो किसानों के खेतों पे से लेनी पड़ेगी। ये जो पानीपत में आधुनिक इथेनॉल का प्लांट लगा, जैविक ईंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली, एनसीआर और पूरे हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली। मैं हरियाणा के लोगों को विशेष रूप से मेरे किसान बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के मुख्य गेट पर फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया। जब मांगे नहीं मानी गई तो छात्राओं ने मिशन चौक पर पहुंचकर जाम लगाया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले छात्राओं ने टीकाराम कन्या महाविद्यालय के गेट पर बढ़ाई गई फीस वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं छात्राओं के जाम लगाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अडिग रहीं, जिसके बाद पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से उसके उपरांत छात्राओं ने प्रोटेस्ट को खत्म किया। 150 के आसपास बच्चे इंक्रीज हुए थे। तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। आजकल मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मेरे को ये बात खुद ही नहीं समझ में आ रही कि बच्चे इतने नाराज क्यों हैं, जबकि हमने दूसरे कॉलेजेस से फीस कम, हमने जिस बच्ची के फादर नहीं है 5000 उसको हम कंसेशन दे रहे हैं, सिस्टर कंसेशन दे रहे हैं, हैंडीकैप को दे रहे हैं, पुअर कोटे दे रहे हैं, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स के बच्चे को दे रहे हैं, कल्चरल के बच्चे को दे रहे हैं। हमने पूरी कमेटी ने क्राइटेरिया बना रखा है, हम बच्चों की पूरी केयर करेंगे। 150 के आसपास बच्चे इंक्रीज हुए थे। तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। आजकल मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मेरे को ये बात खुद ही नहीं समझ। यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो टीकाराम कॉलेज है उसमें अमान्य फीस बढ़ाई गई है। जो कोर्स के बीच में फीस है वो नहीं बढ़ाई जा सकती, वो फीस बढ़ाई गई है और वो फीस 81% बढ़ाई गई है। अगर बच्चा
कॉलेज में एडमिशन लेता है तो इस बिहाफ पे लेता है कि जो फीस चल रही है उसी के बिहाफ पे आगे का कोर्स पूरा करेगा, लेकिन कोर्स के बीच में चलते हुए ये फीस बढ़ाई गई है जो छात्र विरोधी है और ये छात्रों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये प्रोटेस्ट लगातार 3 दिन से चल रहा है। हम टीकाराम कॉलेज से और हमारा फीस बढ़ने के लिए प्रोटेस्ट किया गया है। हमारी 15,000 से फीस डबल कर दी गई है 26,000। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, हमारी फीस डबल करना, फीस उतनी ही रखी जितनी हमारी फर्स्ट ईयर में थी, जिस बिहाफ पे हमने एडमिशन लिया था। इन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी है कि मेरे घर वालों ने कॉलेज आने से ही मना कर दिया है। मेरे घर वाले फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले जो 15,000 फीस थी उसके लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। अब अचानक इन्होंने बिल्कुल डबल कर दिया है और कुछ छात्रों को कॉलेज प्रशासन बिल्कुल भड़का रहे हैं, अंदर रोक के रखे हैं। सर हमारा प्रोटेस्ट मेन तो फीस के लिए है, क्योंकि पहले हमारी फीस बहुत कम थी, 15,300 थी ना, 15,300 थी, उससे हमारी फीस 26,000 कुछ कर दी गई है। अब ये बताइए, जो बच्चे गाँव से आते हैं उनका आने जाने का भी तो खर्च लगता है, हम उन खर्चों को भी ऐड करें, प्लस में हमारी जो फीस है उसको भी ऐड करें, हमारे पेरेंट्स नहीं पे कर पाएंगे। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, पीएम मोदी ने की हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि आज हरियाणा डबल बधाई का हकदार है। कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों द्वारा किया गया और एक बार फिर से देश का परचम लहराया है। तो पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की। पीएम ने पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि आज हरियाणा डबल बधाई का हकदार है। कॉमनवेल्थ खेलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर से देश का परचम खिलाड़ियों ने लहराया है। तो पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की है। तो पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा डबल बधाई का हकदार है और एक बार फिर से खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में देश का परचम लहराया है। मेडल दिलाए हैं। वैसे आज हरियाणा डबल बधाई का हकदार भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बेटे बेटियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके देश का माथा ऊंचा किया है, देश को बहुत सारे मेडल दिलाए हैं। वैसे आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी नवनीत कौर का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शाहबाद मारकंडा के विधायक रामकरण काला और सामाजिक संस्थाओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। खिलाड़ी नवनीत ने कहा कि उन्हें उनकी टीम को विश्वास था कि हॉकी के मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम मेडल जीतकर जरूर आएंगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें काफी अच्छा लगा कि कॉमनवेल्थ गेम में इतने साल बाद मेडल आया है। उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था और टीम के अच्छे प्रदर्शन भी किया और सेमीफाइनल में गोल करके भारत की झोली में मेडल डाला। शाहबाद मारकंडा के विधायक रामकरण काला ने कहा कि उनके विधानसभा के अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर ने पूरे विश्व में शाहबाद मारकंडा का नाम रोशन किया है और खिलाड़ी अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार से खिलाड़ियों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। श्री दुर्लभ सिंह के यहाँ जो चरणों में हमने प्रणाम किया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की थी। आज हमारी जो नवनीत कौर बिटिया पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर जो आज नाम रोशन कराया, पूरे शाहबाद का, पूरे इलाके का नाम और पूरे अपने माँ बापा का नाम रोशन कराया, तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। हम ऐसी लड़की हमारी यहाँ धरती में पैदा हुई तो जिन्होंने हमारा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में नाम रोशन कराया, मेरे को बहुत बहुत बधाई दूंगा। पूरे परिवार को दूंगा, पूरे अपने हल्के को दूंगा, हम पूरी छत्तीसगढ़ दूंगा यहाँ जो हमारे शाहबाद का नाम रोशन कराया बाबा मारकंड ऋषि का। महान हमारे शहीदी उसमें महान रहे हैं सरदार उधम सिंह जी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर उनका आशीर्वाद लेकर। और अच्छी बात यह है कि अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, तो
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने साल के बाद हम अपने देश के लिए कॉमनवेल्थ का मेडल लेके आए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सामाजिक संस्था राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उपायुक्त मुकुल कुमार को 11,000 झंडे सौंपे गए। हर घर तिरंगा अभियान में संस्था को सहयोग के लिए उपायुक्त ने जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद दिया। ट्रस्ट के संरक्षक हरपाल सिंह व राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान लखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रशासन को झंडे दिए गए हैं। पहले एक ऐसे राजा थे भारत के जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस इलाके के अंदर आजादी का बिगुल बजाया और 1857 के पहला जो एंग्लो सिख आजादी का विद्रोह हुआ था उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों के कई बार दांत खट्टे किए और वो शहीद हो गए। उनकी याद में ये हमारी जो संस्था है समय समय पर बहुत ही सामाजिक कार्य करती रहती है, जैसे हमारे जिला प्रधान गुरुवर जी ने बताया। और जैसे ही अब सरकार, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने घर घर तिरंगे का आह्वान किया तो इसके अंदर भी हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 11,000 झंडे जिला प्रशासन को दिए गए हैं। अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कार्य दिया है और आप सबके माध्यम से अपील भी करूंगा कि आने वाली 13 से 15 तारीख तक अपने सभी घरों पे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे, सब जगह झंडा रहें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के पास सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं दुर्घटना का आरोपी अज्ञात चालक फरार है, जिसकी तलाश में शाहबाद पुलिस जुट गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी राम मेहर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि गांव खानपुर के पास नेशनल हाईवे पर एक ट्रक पलटा हुआ है। वहीं ट्रक क्लीनर ने बताया कि वो दिल्ली से मोहाली जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उनको साइड से टक्कर मार दी। खानपुर जट्टान मोड़ पर जीट रोड पर एक कैंटर पलट गया है और जाकर कार्रवाई करें। जो मौके पे गए वहाँ पे एक कैंटर चालक कैंटर के नीचे दबा हुआ था, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी, जिसे CHC शाहबाद में करा दिया था और आगामी कार्रवाई की जा रही। पुणे विधानसभा के गांव कौल में 23 वर्षीय युवती ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल युवती का शव नहीं मिल पाया है। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को ढूंढ रही है, तो वहीं नहर के किनारे लड़की का दुपट्टा और चप्पलें मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम शिवानी है, जो पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ढांड थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रोफेशनल गोताखोर प्रगट सिंह को बुला लिया गया है और पीछे से नहर का भी पानी कम करवा दिया गया है, ताकि जल्दी लड़की का पता लग जाए। इसमें सुबह हमें सूचना मिली थी कि भी एक लड़की ने इसमें कूद के सुसाइड कर लिया है और गांव वालों ने शिकायत ERV पे की थी 112 पे। ERV ने हमें बताया था, हम मौके पे पहुंच गए थे सुबह 7 बजे ही। उसके बाद फिर यहाँ काफी समय से गांव के लोगों ने भी प्रयास कर लिया और गोताखोर प्रगट सिंह को बुला लिया था। सुबह भी उसकी पूरी टीम आई थी और पूरी मुशक्कत की उन्हें, और जो कि डेड बॉडी नहीं मिल पाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। खास